हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आज हमारे गेस्ट नए हैं और बहुत ही तजर्बेकार हैं। इस वक्त मैं बात कर रहा हूं अमिताभ पावड़े जी से, जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के फॉर्मर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं। उन्होंने कई बड़े अहम एयरपोर्ट्स बनाए हैं और उसके अलावा वो खुद किसान फैमिली से आते हैं, नागपुर से, और फुल टाइम किसान है, अपने आप को बता रहे हैं। संतरे का आपका आपके यहाँ पैदावार होती है। इसके अलावा आपने किसानों के बहुत से इश्यूज को बहुत नजदीक से देखा है और हाल ही में एक कॉन्फ्रेंस हुई कोलंबिया में, ग्लोबल साउथ कॉन्फ्रेंस, वो उसमें भी आपको बुलाया गया। आपने फार्मर्स के इश्यूज पर, खासतौर पर जो आत्महत्याएं किसान करते हैं, वो क्यों करते हैं, क्या कुछ है, आखिर किसान क्यों मुसलसल गरीब होता चला जाता है और उसे क्यों मजबूर कर दिया जाता है कि वो अपनी जमीन बेच दे और उसके बच्चे शहरों में जाकर के, झुग्गियों में जाकर के काम शुरू करें। ये एक बहुत ही तकलीफ की बात है कि कृषि प्रधान देश जिसको कहा जाए, वहां किसान इतनी तकलीफ से गुजरे। तो ये कुछ इश्यूज हैं जिस पर हम बात करेंगे और इस सब का ताल्लुक जाहिर है सियासत से होता है और आने वाली एक के बाद एक सरकारें इसके लिए जिम्मेदार हैं। किसी एक ही सरकार को जिम्मेदार नहीं कह सकते। समझना यह है कि जो समाजवादी भी थे, उन्होंने भी किसानों के लिए कुछ नहीं किया और अब तो पूंजीवाद आ गया, इनसे तो शिकायत कुछ ज्यादा बढ़ गई है। अमिताभ पावड़े जी, वेलकम है आपका मीडिया स्टार वर्ल्ड में, आपने समय दिया। आप ये बताइए कि आखिर क्या कुछ है जो किसान दिन ब दिन उसकी तकलीफ बढ़ती जा रही है, उसके यहाँ किसानों में आत्महत्याएं मुसलसल बढ़ रही हैं, सरकार कुछ नहीं कर रही और ऐसा कहा जाता है कि हर फसल के बाद किसान और गरीब हो जाता है। क्या कुछ है आप? सबसे पहले तो मैं सभी दर्शकों को और आपको नमस्कार कहना चाहूंगा, क्योंकि इतना संवेदनशील मुद्दा आपने हाथ लगाया। क्योंकि कोई भी राजनीतिक या मीडिया वाले इसको हाथ लगाना नहीं चाहते। आपने मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाल चुका है, लेकिन हाँ, आपके पास में वो विद्या है जिससे आपको तो नहीं डसेगी, लेकिन बहुत सारे इससे जुड़े हुए लोगों को शायद तकलीफ हो सकती है। मेरे भाष्य से मैं उनसे पहले ही क्षमा मांगता हूं, क्योंकि इसमें सरकारों की जो नीतियां रही हुई है वो किसानों के विरोध में रही हुई है। चाहे वो पूंजीवादी सरकारें हो या फिर समाजवादी सरकारें हो। पहला ही अमेंडमेंट 1951 में जो हुआ, 9th शेड्यूल जिसमें जोड़ा गया, जिसमें किसानों के 284 करीब कानून जो है वो डाल दिए गए, जिसके खिलाफ किसान कोर्ट में नहीं जा सकता था। और बड़े किसानों की 54 एकड़ के ऊपर की जमीनें एक दयाहीन पद्धति से छीन ली गई, जिसके कारण उनका जो कैपिटल जो था, पूंजी जो थी किसानों की, वो पूरी छीन ली गई। पहले जमींदारों के पास पूंजी होती थी, उसी के भरोसे मजदूर काम करते थे। एकदम सडन झटका लगने के कारण किसानी काफी तकलीफ में आ गई। अभी दिक्कत यह है कि यदि आप मैं आपको थोड़ा पीछे लिए चलता हूं 47 में, क्योंकि दादा भाई नौरोजी ने इसका जिक्र पहले किया हुआ था। हाल ही में अभी अर्थतज्ञ जो उत्साह पटनायक जी है, उन्होंने भी इसका जिक्र किया कि अंग्रेजों ने हम लोगों को इतने बुरी तरह से लूटा था कि ऑफिशियली करीब 45 ट्रिलियन डॉलर हम लोगों को लूटा गया था। अभी ऐसे सोचिए कि भारत से एक खाई बना दी गई, आर्थिक खाई जिसे कहेंगे हम, जो 45 ट्रिलियन डॉलर की डेप्थ में फंसी हुई है। और इसी खाई के भरोसे ब्रिटेन एक इंडस्ट्रियली प्रोग्रेसिव कंट्री बन के एक बड़े से टीले पे चढ़ा हुआ था। अब इसमें हम लोगों को आप स्वतंत्र हो गए करके इस खाई में धकेल दिया गया था। और आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक तो पहला महायुद्ध, दूसरा महायुद्ध और 1929 की मंदी, इन सबसे घायल इस देश की इकोनॉमी 45 ट्रिलियन के खाई में पड़ी हुई थी। सारी दुनिया देख रही थी कि ये
जो एकदम जर्जर इकोनॉमी है, ये कब मरती है। लेकिन ये तो हम लोगों के संविधान की खुशकिस्मती है कि हम लोग इकोनॉमिक जो ये दिए हुए उसमें प्रावधान दिए हुए, जिसके कारण हम लोग आज इंग्लैंड के बराबरी क्या उससे आगे निकल चुके हैं। अब बात यह होती है कि ये सब ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ दिखने को तो बहुत अच्छी दिखती है कि हम लोग इंग्लैंड से आगे है, 5वें क्रमांक की दुनिया की सबसे रईस अमीर इकोनॉमी है। लेकिन हमारा पर कैपिटा इनकम कहाँ कितना है? तो पर कैपिटा इनकम करीब $2000 है, जो करीब करीब कांगो से भी नीचे है। यदि आप देखें तो 142वां क्रमांक हम लोगों का आता है लिस्ट में, 210 कंट्रीज के लिस्ट में यदि देखें तो आप नीचे में कहीं 142 नंबर पे आते हैं इसमें। और दूसरा यदि एक तो ये इनकम का बात हो गया, दूसरी यदि आप देखें कि भूख के मामले में हम कहाँ हैं। कृषि प्रधान देश हम अपने आप को कहलाते हैं, यदि लेकिन प्रचंड बड़ा प्रोडक्शन उत्पादन इस देश में अनाजों का होता है, लेकिन हम लोग भूख में कहाँ हैं? तो 101 से गिर के 107 पे आ गए। यानी बीच में हम लोगों ने, मैं तो ताजुब कर रहा था कि 80 करोड़ लोगों को साल भर से ऊपर फोकट में अनाज देने की नौबत आ रही थी कि इस देश के 80 करोड़ लोगों की क्रय शक्ति या खरीद शक्ति इतनी गिर गई थी, वो खुद का अनाज तक खरीद नहीं पा रहे थे। तो ये इकोनॉमिक, और दूसरी तरफ आप देखे हुए हैं कि हम लोगों के यहाँ के जो अमीर पूंजीपति है, आज दुनिया के दूसरे नंबर के अमीर हो चुके हैं। तो ये जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ जो 1% लोगों के पास आया हुआ है, तो ये समाजवादी व्यवस्था के चलते ही बना हुआ है। या मैं दूसरे शब्दों में यदि हम लोग डेसाइल कंपेयर करें, एक इनकम डेसाइल, तो नीचे के जो 20% लोग हैं उनका तो इनकम आज भी निगेटिव है, और 80% लोगों का इनकम ऐसे है कि वो तो इनकम टैक्स के दायरे में आ ही नहीं सकते, इतना कम इनकम है उनका। अब ऐसे सब परिस्थितियों में आप किसान अर्थव्यवस्था हम लोग कहते हैं, क्योंकि मैं हरदम कृषि प्रधान देश जब कहता हूं तो मेरे कुछ सवाल होते हैं। जैसे मैं हरदम पूछता हूं कि वाकई भारत एक कृषि प्रधान देश है क्या? क्योंकि हम और आप दोनों जब से पेन हाथ में धरा हुआ है तब से लिखते आए हुए कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। कहीं मूलभूत शिक्षा प्रणाली में आपने किसानी पढ़ी है? तो उसका उत्तर आता है नहीं। क्यों नहीं पढ़ाई गई? कहीं इकोनॉमी में मूलभूत जो अर्थशास्त्र पढ़ाया जाता है बच्चों को, वहां कहीं कृषि इकोनॉमी पढ़ाई गई है? और जहां आप पढ़ाओगे ही नहीं, कितनी डिमांड है, मांग कितनी है, कितनी आपूर्ति है, इसका व्यवस्थापन ही नहीं होगा, तो उसका यानी हर कोई भी सरकार आती तो क्या कहती है? आप उत्पादन बढ़ाइए। उत्पादन जितना आप बढ़ाइए, मांग कम हो, रखने को जगह नहीं होती है। पंजाब हरियाणा आप जाएंगे तो प्रचंड बड़ा उत्पादन करने के बाद में मांग यदि लिमिटेड होगी या वही होगी, तो मुझे बताइए आप दाम गिरेंगे या बढ़ेंगे? और दाम यदि गिरेंगे तो इसकी आय कम होगी या नहीं होगी? तो कहीं भी कोई भी आज तक के नियोजन और व्यवस्थापन आपूर्ति और मांग के लिए जिम्मेदार नहीं। मेरा आग्रह रहेगा हरदम कि यहाँ का जो प्रशासनिक अधिकारी है, कलेक्टर, वो कृषि प्रधान देश में सर्वस्व जवाबदार हो, वहां का नेता सर्वस्व जवाबदार हो, और हम लोग जो नागरिक है, ये नहीं मेरे डिस्ट्रिक्ट में कहीं पंजाब से गेहूं आ रहा है, मेरे डिस्ट्रिक्ट में यदि गेहूं की उपज हो रही है तो उसका नियोजन वही होना चाहिए। क्योंकि आप जस्ट सोचिए, मैं नागपुर में रहता हूं, पंजाब से यदि गेहूं लेके मुझ पर लादा जाए तो डीजल के लिए ही नहीं पुराएगा मुझे। और ऐसी कुछ तो भी विचित्र व्यवस्थाएं इकोनॉमी में डाल के रखी हुई है कि हंगर मैनेजमेंट जो होना चाहिए था किसी प्रशासनिक अधिकारी और राजनेताओं को साथ में लेके, वो मिसिंग है। इसीलिए आपको ये दिखेगा कि एक तरफ कोई मांग और आपूर्ति का व्यवस्थापन न होने की वजह, जब बाजार में दाम गिरते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस या एमएसपी से कई गुना नीचे गिरे हुए हैं। और इसी के कारण होता यह है कि किसान तो उत्पादन तो प्रचंड बड़ा कर देता है, 300 मिलियन मैट्रिक, 325 मिलियन मैट्रिक टन ये अनाज होता है, 300 मिलियन मैट्रिक टन हॉर्टिकल्चर
सब्जियां और फलों का उत्पादन होता है। लेकिन इन सब उत्पादनों के ऊपर प्रॉफिट होके, यानी नफा होके, कैपिटल बनने की बजाय इसके ऊपर नुकसान होके, सरकारी पॉलिसियों के कारण नुकसान होके किसान कर्जे के नीचे दबा हुआ है। 7,000 साल से हम लोग किसानी कर रहे हैं भारत में, आज भी उसके पास कैपिटल जनरेट नहीं हुआ है, इसलिए वो कर्जा लेता है। आप जस्ट इमेजिन किया, कोई भी बिजनेस में 7,000 साल से कोई हो तो वहां पे कैपिटल जनरेट ही नहीं होगा। और वैसे देखा जाए तो मैंने जब ये आपको चर्चा में डिस्कस करके बताया था कि वेल्थ ऑफ नेशन क्या चीज होती है। जब किसान एक दाना बोता है और 1000 दाने हार्वेस्ट करता है तो उस देश की संपत्ति 1000 गुना बढ़ती है। और भारत में, मैं नहीं कह रहा, ये एडम स्मिथ अपने वेल्थ ऑफ नेशन में बात कहता है कि भारत में किसान 3 फसलें लेता है, और यूरोप के किसान से जब वो तुलना करता है तब बोलता है कि यूरोप का किसान सिर्फ एक कॉर्न का फसल लेके बैठ जाता है, क्योंकि उसके बाद में विंटर शुरू हो जाता है, बर्फाच्छादित होने के कारण वहां पे फसल तो हो नहीं सकती है। इसलिए भारत को वो एडवांटेज है कि 3 गुना फसल हम लोग ले सकते हैं, वेल्थ ऑफ नेशन हम 3 गुना बढ़ा सकते हैं, और वो बढ़ाते आए भी, क्योंकि 45 बिलियन की खाई से हम लोग निकल के आज इंग्लैंड की बराबरी करते, तो ये इंडस्ट्रीज के कारण नहीं है, सिर्फ किसान के कारण है। क्योंकि सभी 140 करोड़ लोगों को 3 बार खाना खिलाना एवं उसके साथ ही बहुतांश इंडस्ट्रीज को कच्चा माल सस्ते में, दुनिया में सबसे सस्ते में देने का काम किसानी व्यवस्था करती है। लेकिन यही पढ़ाई नहीं जाती है, क्योंकि इसको ही लूटना है, जिसको लूटना है उसको अज्ञानी रखना है, इसलिए पढ़ाया नहीं जाता है। जी अमिताभ पावड़े जी, आपने 2-3 बातें बहुत ही अहम कही, बहुत ही इंपॉर्टेंट कही। एक तो आपने एक जो थीम, जो सोच, जो नैरेटिव देश की आजादी के बारे में दिया, वो बहुत ही गैर मामूली है। क्योंकि हम तो 15 अगस्त को आजादी मनाते हैं, बड़ी खुशियां मनाते हैं, 26 जनवरी आती है, बड़ी खुशियां मनाते हैं। आपने उसमें यह बताया कि अंग्रेजों ने एक बहुत बड़े कर्ज में छोड़ करके हमें गए थे। जी जी। ये खुद अपने आप में ये आजादी थी या खुली जेल थी, लोगों को जेल में डाला था? ये एक अपने आप में बड़ा एक सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। दूसरा ये कि किसानों की जो पैदावार है उसमें डिमांड एंड सप्लाई में कोई तालमेल नहीं, कोई सरकार की तरफ से मैनेजमेंट नहीं। फसल बहुत बढ़ाओ लेकिन बाद में सड़ा दो गोदामों में डाल करके। और मैं तो इस हद तक समझ रहा हूं कि ये जो 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज देने के लिए पॉलिटिक्स करने का मौका दिया गया, वो भी किसानों के हाथों दिया गया। जी जी। वो भी किसान मेहनत करता, तभी तो उसी की तो पैदावार, खून पसीना, ये सियासत के लिए इस्तेमाल हो रहा है। अगर ये आंकड़े सही भी हो, हालांकि कोई यकीन नहीं करेगा कि 80 करोड़ लोगों को दिया जाता है, क्योंकि ये सरकार आंकड़े बताती है, उसके पीछे कहीं कोई सपोर्ट में कुछ नहीं बताती। तो अब आप ये बताइए कि आखिर इसका हल क्या है? अब तक कोई कोशिश हल करने की क्या हुई किसी सरकार की तरफ से? आपने एक बात और भी बहुत ही अहम कही कि चाहे समाजवादी हो या पूंजीवादी, उन्होंने किसान को एक तरह से धक्का दे करके पीछे की तरफ ही गिराया है, कहीं उनको कंधा पकड़ करके मजबूत नहीं किया, खड़ा नहीं किया उस कमजोरी से। आप क्या कहना चाहते हैं इसमें? सॉल्यूशन क्या, कोई सॉल्यूशन की कोशिश हुई? अगर हुई तो आखिर उसका क्या हुआ? एक सॉल्यूशंस की कोशिश कैसे होगी? क्योंकि देखिए, एक बात है, हम लोगों को चिप पॉपुलैरिटी पे लोकशाही चलती है, जिसको मराठी में हम लोग सवंग लोकप्रियता कहते हैं। यानी मैं किसी को फ्री दे दूं। अब आप मुझे एक बात बताइए, यानी ये सरकार ने फोकट में अनाज दिया और पहले वाली सरकार ने 1 रुपए किलो 2 रुपए किलो में दिया। फर्क क्या है इसमें? अब मेरे घर में 100-150 बोरी गेहूं भरा हुआ था उस समय। अब जब फोकट में अनाज मिल रहा है गांव में, मेरा 40 रुपए से कौन लेगा गेहूं? तो जो आप लोगों सभी को मालूम है, कोरोना के समय
सबसे ज्यादा जो ग्रोथ चल रही थी वो सिर्फ किसानी क्षेत्र में चल रही थी। प्रोडक्शन ग्रोथ तो मिल गई आपको, लेकिन आपने फ्री में जब अनाज बांटना शुरू कर दिया, वो भी 80 करोड़ लोगों को, तो मेरे को एक बात बताइए कि मेरे से कौन खरीदेगा? और जो जो इनके गोडाउनों में भरा जाता है अनाज, जो एमएसपी से खरीदा जाता है, वो मात्र 6% है। 94% फार्मर्स को बाजार में ही बेचना है। अब जब बाजार में फोकट में अनाज मिलेगा तो ये 94% किसानों का कैसे बिकेगा माल? और इससे इकोनॉमिकली हर किसान पीछे आ गया। संतरे हमने एकदम थ्रो अवे प्राइसेस में बेचे, गेहूं हमने थ्रो अवे प्राइसेस में बेचे। प्रोडक्शन नहीं हुआ क्या? प्रचंड बड़ा प्रोडक्शन हुआ। यानी जब 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 प्रोडक्शन होता है तब हर जब प्रोडक्शन अच्छा होता है, नहीं, जब प्रोडक्शन अच्छा होता है तो सरकार उसके लिए अपनी पीठ थपथपाती है कि हमारा देश बड़ी तरक्की कर रहा है, लेकिन बाद में ये नहीं बताते कि किसान के साथ क्या कुछ हुआ। अजी मैं तो हरदम कहता हूं प्रोडक्शन किस हद तक बढ़ा हुआ है ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद में। एक सिंपल एग्जांपल मैं देता हूं, क्योंकि वो शायद कभी कोई देता नहीं है, क्योंकि एमएस स्वामीनाथन और विक्रम साराभाई जी का मैं एग्जांपल देता हूं कि जब इन दोनों को बुलाया गया था कि आप एक काम कीजिए कि स्वामीनाथन जी आप 17-18 लाख टन अनाज सरप्लस हमारी गोडाउन में भर के दीजिए, और साराभाई जी को बताया था कि आप एटॉमिक परीक्षण कीजिए। तो ये जो पाकिस्तान और चाइना से जो चैलेंजेस आ रहे हैं हम लोगों को, काफी आए दिन अटैक्स होते रहते थे हम लोगों के ऊपर, तो ये यदि हम लोग न्यूक्लियर पावर हो जाते हैं तो ये रुक जाएगी। तो स्वामीनाथन जी ने नॉर्मन बोरलॉग के मदद से वहां ग्रीन रिवॉल्यूशन करा के लाल गेहूं को सफेद करा के एक 17-18 लाख टन भर दिया, और इमीडिएटली हम लोगों ने परीक्षण किया। उसका नतीजा जो हुआ, जो अपमानास्पद PL 480 नाम की जो एग्रीमेंट थी हम लोगों की, जिसमें वो अमेरिकन सुअरों को खिलाने वाला अनाज हम लोगों को दिया जाता था, वो अमेरिका ने सैंक्शन डाल के बंद किया। और हम लोगों के पास 17-18 लाख टन सरप्लस अनाज होने के कारण हम लोग उस समय भी तैर गए। यानी इस देश का जो एटॉमिक बॉम्ब जो भी है वो भी किसानों की मदद से ही बना हुआ है। क्योंकि उस समय आपको याद होगा कि 30 करोड़ ही लोग थे हम लोग, लेकिन फिर भी सेल्फ सफिशिएंट नहीं थे, क्योंकि उसमें हम लोगों ने दूसरी गलती की थी। क्योंकि महालानोबिस मॉडल में हम लोगों ने किसानी से तवज्जो निकाल के हम लोगों ने इंडस्ट्री पे डाली हुई थी। जो भी इन्वेस्टमेंट थे इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में ज्यादा, वो गलत नहीं थी, मैं गलत नहीं कहता हूं उसको, उसके अपने आप मायने थे, लेकिन फिर भी किसानी सफर हो गई थी उसमें। इसमें हम लोगों ने, यानी जब स्वामीनाथन जी ने 17-18 लाख टन भर के दिया, तभी तो हम लोग न्यूक्लियर परीक्षण कर पाए। परिणाम क्या हुआ? आज साइंटिस्ट लोगों की तरक्की के लिए इतना फंड दिया गया है कि वो मंगल तक जाके आते हैं। और किसानों ने, जिन्होंने 17-18 लाख टन इस, यानी जो देश को बाहर से अनाज मंगाने की जरूरत पड़ती थी, ग्रीन रिवॉल्यूशन के इसमें बाहर से अनाज तो रोक ही दिया, लेकिन आज इंडिया एक्सपोर्ट भी करता है बहुत सारा अनाज। इस स्थिति में लाने वाले किसान को कहां तक लाके रखा था? ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड। और ये नीतियां है, ये कुनीतियां कहता हूं मैं। कृषि प्रधान देश में, जिसमें क्षमता है कि दुनिया के जीडीपी का चौथा भाग अग्रेरियन इकोनॉमी के तहत ही, मुगल शासन में हम लोग 25% जीडीपी देते थे, वो आज भी है। यदि आप इंटरनेशनल इससे यदि वैल्यूएशन करें हम लोगों के किसानी का, तो आज भी आपको पता चलेगा कि हमारी 17-18% नहीं है जीडीपी, ये कम से कम हमारी 50% तक है। इसका सीधा किसानों की कैसे, इसका सीधा उदाहरण मैं बताता हूं, जो स्वामीनाथन जी ने बताया था कि आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस 50% प्रॉफिट देके एमएसपी दीजिए। एमएसपी का स्ट्रक्चर आमूलाग्र बदल दीजिए, टोटल बदल दीजिए। एमएसपी कितना दिया जाता है? इतना कम दिया जाता है कि उसकी दिहाड़ी भी नहीं निकलती है किसान की। यह बात मैंने पंजाब जाके बताई हुई थी कि एमएसपी जो दिया जाता है उसमें दिहाड़ी निकाल के बताओ एक आदमी की।
ये जो सरकारी कर्मचारी बैठ के जो निकालते हैं वो अपने चपरासी की सैलरी निकाल के बताए। तो ये जो है ना, इसके ये कुनीतियां है। क्योंकि दिक्कत यह है कि ये समझ ही नहीं पाए कि एग्रेरियन सेक्टर में यदि पैसा जाएगा तो कितने अमूलाग्र बदल। चाइना का डेवलपमेंट जो हुआ है वो इसी भरोसे हुआ है क्योंकि एग्रेरियन सेक्टर में उन्होंने कैपिटल जनरेट किया। यही कैपिटल लेके वो किसान बाजार में गया, साइकिल खरीदना चाहता था, ट्रांजिस्टर खरीद, इतनी बड़ी डिमांड क्रिएट हुई। उन्होंने कोई मजबूरी में अपने दरवाजे नहीं खोले। वो बोले हमसे कैटर ही नहीं हो सकती इतनी बड़ी डिमांड, आप आइए यहाँ पे कैटर ये डालिए, हमारी कंडीशंस पे डालिए। और इस तरह वो उन्होंने अपने दरवाजे खोले और बड़े लेट खोले उन्होंने। हम लोग यहाँ तो हम लोग किसानों को डुबाने पे टुले हुए हैं। सरकार खुद उसका दुश्मन बनी बैठी है। 80 करोड़ लोगों को फोकट में क्या सब्सिडी देते तो क्या बिगड़ता इनका। वो किसान चाहे गवर्नमेंट शॉप से ले या फिर किसानों से ले, दाम तो नहीं गिरे रहते ऐसे। अच्छा, एक बात बताइए पावड़े जी, आखिर क्या वजह है? क्योंकि मैं थोड़ा सा इंटरनेशनल चीजों को कुछ देखता हूँ, कुछ तजर्बे ऐसे हैं कि हुकूमतें जो फैसले करती हैं कहीं ना कहीं कुछ इंटरनेशनल लिंक्स भी पाए जाते हैं, कहीं उसमें साजिश का एंगल भी होता है, कहीं किसी को ज्यादा अहमियत देने की कोशिश होती है, तरक्की देने की कोशिश होती है, किसी को नीचे दबाने की कोशिश होती है। तो आखिर क्या हमारे देश की जो सरकारें रहीं, क्या वो किसानों के इशू को समझ नहीं सकी या वो खुद साजिश का हिस्सा बन गए? ये क्या कुछ है? देखिए सर जी, एक तो खुली बात थी कि हम लोग जब ग्लोबलाइजेशन एक्सेप्ट किए हुए, वो तो हमने मजबूरी में एक्सेप्ट किए हुए। कहने एक हफ्ते का फॉरेन करेंसी रह गया था, फिर हम लोग जाके वहां पे भीख मांगे और फिर उन्होंने हमारे हाथ ट्विस्ट करा के साइन ली हुई है। ठीक है, ये तो इतिहास सभी जानते हैं कि हम लोगों ने कैसे ग्लोबलाइजेशन। अब दिक्कत ये है जो देशों की आबादी कम है और एग्रेरियन प्रोड्यूस ज्यादा है, तो वो तो चाहेंगे कि उससे हमारा फॉरेन करेंसी बने। और ग्लोबलाइजेशन में तो डंपिंग तो नेचुरल है। तो आपको पिछले इसमें याद होगा, हम लोगों ने गेहूं भी इंपोर्ट किया हुआ है, चावल भी इंपोर्ट किया हुआ है, टमाटर भी इंपोर्ट किए हुए हैं, प्याज भी इंपोर्ट किए हुए हैं, दालें भी इंपोर्ट किए हुए हैं। और आज हम लोग, हमारी 140 करोड़ लोगों की जो सबसे रोज की डिमांड है खाने का तेल, उसमें का 70% हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं। क्या भारत देश में खाद्य तेल का निर्माण हो नहीं सकता? तिलहन हम लोग कभी बोते थे नहीं थे। और आप जस्ट इमेजिन कीजिए, कृषि प्रधान देश है, 3 बार ले सकता है ये क्रॉप। 3 बार में एक भी तिलहन नहीं लेगा, दलहन नहीं लेगा। आपका विश्वास बैठता है इसके ऊपर? 70% हम लोग फॉरेन करेंसी के किस में दे रहे हैं? खाने के तेल में दे रहे हैं। दालें हम लोग आयात करते हैं। तो ये एक्चुअली क्या होता है कि इंपोर्टर एक्सपोर्टर्स का खेल चलते रहता है और ये बड़े पैमाने पे चलते रहता है, क्योंकि इसमें दोनों चीजें हैं। इसमें सब छुपा व्यवहार होता है, ना आपको पता चलता है ना मुझे चलता है। और इस देश के इलेक्शन, दुर्दैव से बोलो या सुदैव से बोलो, आपके और मेरे वोटों से नहीं, कारपोरेट इलेक्शन फंडों से चलता है। ये कारपोरेट और इलेक्शन की बात आपने कही, ये बहुत ही फंड की, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुछ लोगों ने पिछले दिनों ऐसी बात भी कही कि दुनिया के बहुत से मुल्कों में शायद 1 दर्जन से भी ज्यादा कंपनियां नहीं है जो हुकूमतें गिरा रही हैं और बना रही हैं अपनी मर्जी की हुकूमतें। और और ये कहा जाता है कि सब मार्केट फोर्सेस तय करती हैं कि कहां से क्या चीज खरीदी जाए, उसे कोई रोका नहीं जा सकता। लेकिन क्या अपने यहाँ के जो नेचुरल रिसोर्सेज है, देखिए किसान भी जो कुछ जमीन से पैदा करता है वो एक तरह से नेचर की दी हुई जो खूबियां हैं हमारी जमीन में, उसी को उपजाता है, वो लेकर के आता है सामने कि इस जमीन से हम ये कुछ ला सकते हैं। तो हम नेचुरल रिसोर्सेज को इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसको प्लान नहीं कर सकते,
उसको मार्केट नहीं कर सकते, अपनी जरूरतों को कैलकुलेट नहीं कर सकते, बाहर क्या देना है, क्या रोकना है, ये भी तय नहीं कर सकते, तो फिर सरकार क्या कुछ कर रही है? मेरे उल्टा जो आपने सवाल किया, मैं आपको प्रति सवाल करना चाहता हूं कि किसी भी देश की स्थिति ये कि यदि भूखमरी में 107 नंबर पे होगी तो उसकी प्रायोरिटी या प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? उसका हंगर मैनेजमेंट या भूखमरी की व्यवस्थापन और नियोजन नहीं होना चाहिए क्या? यहां हम लोगों के यहां बैठे हुए सभी आईएएस प्रशासनिक अधिकारी और राजकीय नेता, इनकी पहली प्राथमिकता इस देश की भूख मिटाना ये होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? यदि हम लोग उसकी बजाय यदि क्रिकेट पे तवज्जो दे या कोई और घटिया से यानी जातीय मसलों पे या मंदिर मस्जिदों में इस तरफ तवज्जो दे, लोग भूखे और दुनिया में नाम खराब हो रहा है कृषि प्रधान देश का। ऐसे नहीं कि अनाज नहीं, हम लोग कोठार भरे हुए हैं, आज भी प्रोडक्शन प्रचंड बढ़ा हुआ है हमारा। और यदि लोगों की खरीद कैपेसिटी यदि इनकी नीतियों से खराब हो रही होगी तो इसके लिए जिम्मेदार यहाँ का प्रशासनिक अधिकारी, यहाँ का राजकीय नेता और यहाँ की जुडिशियरी भी जिम्मेदार है, ऐसा मैं समझता हूँ। इन्होंने सवाल करने की अमिताभ पांडे जी, मैं कभी कभी कुछ चीजें दर्शकों को याद दिलाने के लिए कुछ चीजें मैं बीच में बताता हूँ, और बहुत ही तकलीफ होती है जब डे टू डे जिंदगी में जब तजर्बे देखते हैं। अभी मैं नई दिल्ली के उस इलाके में हूँ जहाँ लोधी गार्डन नजदीक है, और लोधी गार्डन जो है वो एक बहुत ही पॉश एरिया में बीच में एक दिल्ली का। मैंने अभी 2 दिन पहले देखा वहां पर एक जवान अच्छा साफ सुथरा नहाया धोया, अच्छे कपड़े पहने हुए, और उसके कमर पे बैकपैक, और बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि वो ऑफिस के लिए तैयार होकर के निकला होगा बेचारा। लेकिन उसे मैंने क्या करते हुए देखा, वो प्लास्टिक की बोतलें चुन करके एक बोरी में डाल रहा था। मतलब मैं जिसे कहते हैं ना रोंगटे खड़े होने वाली बात। अभी एक और तजर्बा हुआ नजदीक में, यहाँ दिल्ली में मदर डेयरी है जो मिल्क प्रोडक्ट बेचती है। वहां मैंने सुबह सुबह, क्योंकि जाहिर है आम आदमी की जिंदगी कैसे होती है उसे नजदीक से देखने की जरूरत है। एक नौजवान पढ़ा लिखा नजर आ रहा है, वो मदर डेयरी पे कह रहा है मुझे 10 रुपए वाला पैकेट दे दो, उधार दे दो, मैं पैसे बाद में दूंगा, और उसे वो उधार नहीं मिल रहा। यानी उसे सुबह में आंख खोल करके एक कप चाय पीने के लिए भी उसके पास नहीं है। इस बीच में ये मंदिर मस्जिद, ये नफरत, गोली मारो और क्या क्या बातें कहना, क्या देश में वो जो भूख है उसका ये इलाज कर देगी क्या? सर जी, यही मैं कहना भी चाहता था कि हम लोग कृषि अर्थव्यवस्था को जिस समय नकार देते हैं या उसके तरफ दुर्लक्ष्य करते हैं या उसके तरफ ध्यान नहीं देते, उसी समय ये सभी प्रॉब्लम्स निकलते हैं। क्या हो रहा है हम लोगों, यदि आप देखें तो जो एक आपको सुसाइड के बारे में मैं बता चुका हूं कि फार्मर सुसाइड क्यों करते हैं। सिंपल एग्जांपल आपको दे देता हूं तो आपको ध्यान में आ जाएगा। हम लोगों के यहाँ कपास कैश क्रॉप है, 5 क्विंटल के ऊपर, 500 केजी से ज्यादा होता नहीं है 1 एकड़ में, और 10,000 रुपए प्रति क्विंटल होता है, यानी सालाना इनकम उसका 50,000 है, मंथली इनकम 4,000, पर डे ग्रॉस इनकम 125 रुपए, 4 हेड्स टू फीड, यानी करीब 30-32 रुपए उसका पर कैपिटा ग्रॉस इनकम है। नहीं सर जी, ये ग्रॉस इनकम है, मैंने इसमें से 1 पैसे का भी खर्चा निकाला नहीं है अभी। बताइए ये दिस इज कैश क्रॉप ऑफ इंडिया। ठीक है, जो 10,000 रुपए में मैं कह रहा हूं कि ये सरकार के एमएसपी वगैरह वगैरह में दे रहे हैं, चलो बेस्ट रेट समझते हैं 10,000 रुपए यहाँ पे महाराष्ट्र में, उससे पर कैपिटा ग्रॉस इनकम आता है 32 रुपीज। ठीक है, अब खर्चा निकालो, यदि वो अपनी दिहाड़ी भी निकाले 300 रुपए तो माइनस इनकम जाता है उसका। ये कैश क्रॉप की दास्तान बता रहा हूं मैं एमएसपी के साथ। जो ये कहते हैं ना एमएसपी दे दें सब सवाल, बिल्कुल नहीं। और यही कपड़े को
आप कारपोरेट शॉप्स में जाते हैं, 2,000 रुपए की शर्ट है, 1 किलो में 3 ही शर्ट बैठती है सर जी, 6,000 रुपए किलो। और 1 क्विंटल का दाम जो मुझे 10,000 मिलता है कपास का, ये 6 लाख रुपए कमाती है। अंग्रेज भी यही काम करते थे सर जी। अंग्रेज भी क्या करते थे, यहां से कपास लेके जाते थे। ठीक है, तो मेरे दादाजी जो थे वो इसको व्हाइट गोल्ड कहते थे। तो मैं हरदम बोलता था आप व्हाइट गोल्ड क्यों बोलते हो? तो कहते थे कि कपास में जब 1 क्विंटल दे देता हूं, 100 किलो दे देता हूं, तो 1.5 तोला सोना लेके आता हूं। तो उस समय का जो तोला था वो 12 ग्राम का था सर जी। यानी तो 12 और 6 18 ग्राम का सोना 1 क्विंटल कपास के बदले में मिलता था। आज के रेट में यदि देखे, यहां से जो कपास मेरा मैनचेस्टर जाता था, ब्रिटिशर्स मुझे 90,000 रुपए देते थे। 90,000 रुपए प्रति क्विंटल देते थे। फिर भी हम लोग क्या कहते थे कि ये मेरे ऊपर अत्याचार कर रहा है, लूट कर रहा है, इसको भगाओ। अब ये बताइए, 90,000 देने वाला और 10,000 देने वाला, कपास की कीमत क्या है? कम हुई क्या? बिल्कुल नहीं, बढ़ी हुई है। 6 लाख रुपए क्विंटल बिक रहा है। ये तो मैं छोटा सा बताया, ये एक्सपोर्ट कॉटन का दाम तो इसको दुगना तिगना कर दीजिए। और उससे भी बढ़िया, और इससे भी बढ़िया बताता हूं मैं आपको, ये जो आपके इलाज के लिए कॉटन लेते हैं ना, इतना सा, कितने का आता है? कोई रॉकेट साइंस लगा होता है उसमें? समझ लीजिए, कॉटन की कम हुई है, शोषण की मात्रा बढ़ी हुई है सर जी। और ये शोषण की मात्रा बढ़ी, ये किसान को पता ही नहीं चलने दिया, क्योंकि उसके अभ्यासक्रम में रखा ही नहीं हो, उसको पढ़ाया ही नहीं गया। अपने दर्शकों को याद दिला दूं कि हमने पिछले दिनों एक इंटरव्यू किया था गौहर रजा का, साइंटिस्ट हैं वो। उन्होंने बताया था बाकायदा कि किस लिए लोगों को जाहिल रखा जाता है, किस लिए लोगों को अनपढ़ रखा जाता है, किस लिए अंधविश्वास पैदा किया जाता है, किस लिए साइंस से दूर रखा जाता है। ये एक पूरा एक जाल है जिसके तहत जनता को उसमें ला करके और उनकी आंखों के सामने एक तरह से पट्टी बांध दी जाती है। उन्हें दोस्त और दुश्मन की पहचान भी नहीं रहती। तो ये बहरहाल अमिताभ साहब, आपके साथ बातचीत हुई, बहुत अच्छा लगा। सोशल मीडिया की बहरहाल कुछ लिमिटेशंस हैं। अगर कोई बात आखिर में कुछ सम अप करने के लिए आप कहना चाहें तो 2-3 मिनट में कह दीजिए। हाँ, मैं यही कहना चाहता हूं कि अभी जैसे आप भी किसान के बेटे, मैं भी किसान का बेटा हूं। हम लोग लिटरेट तो हो गए, एजुकेट नहीं हुए। अभी शायद वो टाइम आ गया कि हम लोग खुद भी एजुकेट हो और अर्थ साक्षर हो। अर्थशास्त्र जो सिंपल भाषा में किसान को समझाने की जरूरत है। और ये उन लोगों को भी जैसे ही हम लोग इस अर्थ साक्षर हो जाएंगे और इसका मैसेज भी यदि चला जाता है प्रशासन को, तो वो भी सतर्क हो जाएगी और न्याय जो है वो किसानों को मिलेगा, जिससे उनको प्रॉफिट मिलके वहां पे कैपिटल जनरेट होगा, जिससे पूरी इंडस्ट्रीज भी जोरदार चलेगी और कृषि अर्थव्यवस्था भी बहुत अच्छी। और एक खास बात जो आपने कही कि सभी सरकारों ने किसानों का शोषण किया है, उनके लिए भलाई कुछ नहीं की, उनके लिए भलाई कुछ नहीं की। उसका कारण बड़ा सिंपल है। हाँ। जैसे मैंने बताया कि 6 लाख रुपए क्विंटल कारपोरेट कॉटन बेचता है और मेरे को सिर्फ 10,000 दिया जाता है। तो इसमें किसान कभी इलेक्शन फंड नहीं देता है, ये 6 लाख वाला ही देता है। तो पॉलिसीज भी लिए ये 6 लाख वाले के लिए बनती है, किसान के लिए नहीं बनती है। तो भले ये तो अभी जो किसान कानून जो आए थे उसमें भी अभी कानून वापस हो गए हैं, लेकिन अब भी ऐसा लगता है कि जो पंजाब में, हरियाणा में जो गोदाम बने थे वो तैयार हैं, फिर से कोई ना कोई दाव पेच चला करके किसान को फिर कहीं ना कहीं घेर लिया जाएगा। ऐसे हालात नजर आ रहे हैं। ये 3 कानून तो किसी ने मांगे नहीं। हाँ जी जी जी, ठीक। और प्रॉमिस किए थे। प्रॉमिस तो ये हुआ था कि शासन में आने के बाद में स्वामीनाथन आयोग लागू किया जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और 50% प्रॉफिट दिया जाएगा, तभी तो कैपिटल जनरेट होता ग्रामीण क्षेत्र में किसानों। और आपने बताया कि एमएसपी पर भी दिहाड़ी का पैसा भी नहीं मिलता और सरकार एमएसपी भी नहीं देना चाहती।
ये देखिए, ये उससे भी आगे की बात है। आपको तो देना नहीं चाहते, आपको तो एक तरह से एमएसपी में भी शोषण नजर आ रहा है और है, लेकिन सरकार वो भी उतना भी नहीं देना चाहती। अब तक सरकार ने जो इरादा दिखाया वो ये नतीजा है। तो बहरहाल देश के जो अन्नदाता हैं वो मुसलसल हर दिन तकलीफ के गड्ढे में गिर रहे हैं, और देश के लोग जो वो अनाज खाते हैं, शहरी लोग खास तौर पर, वो किसानों के बारे में नहीं सोचते। और जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं उन्होंने तो क्या कुछ हाल किया है वो आपने बताया, कि चाहे समाजवाद का दौर हो या बाद का दौर हो, हर मौके पर किसान का शोषण हुआ है, किसान को अपना हक नहीं मिला, और कोई मैनेजमेंट नहीं है, डिमांड एंड सप्लाई का कोई मैचिंग पॉइंट नहीं है, क्या करना है क्या नहीं करना, सिर्फ अपने झंडे लेकर के चलना के बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हुआ, लेकिन बाद में क्या कुछ हुआ किसान का वो कुछ कोई बताने के लिए तैयार नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब अमिताभ पावड़े जी, आपने जी 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 बताइए। आखिरी चीज बताऊं, क्योंकि वो एक लिंक मेरे से छूट गई है जी जी कि ये क्यों हुआ है। तो उद्योगों को मजदूर सस्ते में मिले, इसलिए अनाजों के कीमतें कम रहे, इसलिए हर सरकार ने, वो चाहे पूंजीवादी हो समाजवादी हो, उन्होंने अनैसर्गिक कंट्रोल करके रखा हुआ है। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको मजबूत करना, किसानों को कमजोर करना, और किसान मजबूरी में जाए, सस्ता मजदूर बने और उनकी तिजोरियां भरती रहें। ये बहुत ही अहम है। और याद होगा, जिला बंदी हुआ करती थी, राज्य बंदी हुआ करती थी, और आज निर्यात बंदी होती है। ग्लोबलाइजेशन के जमाने में निर्यात बंदी, जी जी, ये तो क्रिमिनल, अनैतिक है ये। यानी जब उन्हें सूट करता है वो निर्यात बंद कर देते हैं, किसानों को रोक देते हैं कि आपका माल बाहर नहीं जाएगा, और इस तरह से किसान को अपना जो पैदावार है, जो फसल है, उसका सही कीमत उसे नहीं मिल पाती। बहुत बहुत शुक्रिया अमिताभ पावड़े जी, आपने हमें समय दिया। आपसे इसके बाद में भी आपसे बात होती रहेगी। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एपिसोड है, इसे बार बार देखिए और समझिए कि हमारे आसपास क्या कुछ हो रहा है, देश कैसा चला है, आजादी थी क्या, वाकई आजादी थी, ये एक बड़ा सवाल आपने उठाया है। इसके बाद किसानों के साथ क्या कुछ हुआ, और ये कि इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने के लिए सभी पॉलिटिकल पार्टियों ने उन्हीं को मजबूत किया है, क्योंकि वहां से इलेक्शन के लिए फंडिंग मिलती रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।